गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एवरग्रीन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक और साइंस लेक्चर के साथ आए हैं। जो चैप्टर है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये तुम्हारा झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम और तुम्हारा झारखंड पॉलिटेक्निक में एडमिशन के कट ऑफ को पार करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और तुम्हारा ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये तुम्हारा CBSE क्लास 10 और तुम्हारा जैक क्लास 10 और तुम्हारा ICSE बोर्ड के सिलेबस में है। और तुम्हारा आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कवर कौन किया था? तो ये तुम्हारा जूल्स जो साइंटिस्ट था उसी ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीट कब डिसिपेट होता है? जब तुम्हारा कोलिजन होता है। ठीक है, तो कोलिजन होता है तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी जो है तुम्हारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा जो होगा ये कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है किसके साथ? विथ आयंस के साथ। ठीक है, तो ये तुम्हारा आयंस के साथ उसका कोलिजन होता है। तो कोलिजन होने के कारण तुम्हारा जो क्या होता है, तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाता है? हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा और इसी को तुम्हारा क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ। तो तुम्हारा जब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है विथ आयंस तो तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाता है किस में? हीट एनर्जी में। तो जब कभी भी तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र हीट एनर्जी में हो जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और उसी को क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ बोलते हैं। तो और एक तुम्हारा लॉ क्या बोलता है? और एक तुम्हारा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि वर्क डन जो करता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वर्क डन जो करता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो तुम्हारा कन्वर्ट करने में किसको? हीट एनर्जी में जो कन्वर्ट करने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करता है वही तुम्हारा क्या हो जाता है? मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में लाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करता है उसी को तुम्हारा क्या बोलते हैं? तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या तो जूल्स लॉ बोलेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो तुम्हारा क्या होता है? हमने पिछले क्लास में रेजिस्टेंस के भी बारे में पढ़ चुका है। ठीक है, जो आप हमारे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस में भी तुम्हारा हम बता सकते हैं जब कभी भी करंट का रेसिस्टेंस होता है तो वहाँ पे क्या होता है? हीट डिसिपेट होता है। हमने पहले भी बताया था रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ भी जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के सामने ऑब्स्टेकल आता है और वो तुम्हारा एटम और मॉलिक्यूल के साथ टकराता है, कोलिजन होता है, तो वहाँ भी क्या होता है? हीट डिसिपेट करता है। तो जब कभी भी करंट के अगेंस्ट में रेसिस्ट होता है तो तुम्हारा क्या होता है? हीट डिसिपेट करता है, और उसी को बताता है कौन? जूल्स लॉ। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। तो तुम्हारा और पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के भी बारे में पढ़ लिया है और पोटेंशियल के भी बारे में पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा जानकारी हम पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा हम जानते हैं कि तुम्हारा एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसका एक रेंज है, दायरा है किसी चार्ज का। ठीक है, तो वो अगर यदि हम कोई पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, इन्फानाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में लाने में जो वर्क डन करता है उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि तुम्हारा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या होता है? एक रीजन होता है। ठीक है, तो उस रीजन में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज को इन्फानाइट से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में तुम्हारा क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हर जगह तुम्हारा या तो पोटेंशियल डिफरेंस हो या तो पोटेंशियल हो,
दोनों में क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। और यही वर्क डन तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है वो तुम्हारा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा वर्क डन करके तुम्हारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को जब तुम्हारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, जूल्स लॉ कहलाता है। तो वो एनर्जी हम लोग कहाँ से मिलेगा, तो ये तुम्हारा जो वर्क डन है वो तुम्हारा किसके रूप में स्टोर हो जाता है, वो तुम्हारा एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जो वर्क हम लोग किए वही तुम्हारा क्या है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब तुम्हारा अगर यदि देखते हैं तो हम जानते हैं क्या, V इजकल टू क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यदि हम देखें तो जो वर्क डन है जिसको हम लोग W से डिनोट किए हैं, ठीक है, तो W से डिनोट किए हैं, तो ये जो वर्क डन है ये तुम्हारा क्या होता है, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो हम यहाँ पे एनर्जी को निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे V बराबर W/Q होता है। ठीक है, तो अब अगर यदि हम यहाँ से एनर्जी को स्टोर करते हैं तो ये तुम्हारा जो एनर्जी है तो V इजकल टू क्या हो, W इजकल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, V इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यही जो एनर्जी है जो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको तुम्हारा मतलब विद्युत ऊर्जा है। इस एनर्जी को जब तुम्हारा हीट एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी में अगर यदि हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो तुम्हारा वो तुम्हारा क्या कहलाता है, जूल्स लॉ कहलाता है या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। तो वही देखिए तुम्हारा जो है ये तुम्हारा हम लोग का क्या है, पोटेंशियल का डिफिनेशन हो गया। V इजकल टू क्या होता है, W/Q होता है। और यहीं से हम लोग क्या है उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे तो W इजकल टू V इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए W इजकल टू Q इंटू V हो गया। अब अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू तुम्हारा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इजकल टू IR होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ तुम्हारा क्या होता है, V इजकल टू IR। ठीक है, तो अब हम तुम्हारा V इजकल टू IR होता है और उससे पहले और एक लॉ देख लेते हैं तुम्हारा। हम जानते हैं कि तुम्हारा जो फ्लो ऑफ करंट होता है तो वो तुम्हारा क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसी को, फ्लो ऑफ चार्ज का जो रेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो डिफिनेशन है I इजकल टू Q/T यही बता रहा है कि तुम्हारा I जो है तुम्हारा फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर यदि इस फॉर्मूला से अगर यदि हम क्या लिख सकते हैं, Q इजकल टू I इंटू T लिख सकते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, उस फॉर्मूला से Q इजकल टू क्या हो गया, I इंटू T हो गया। तब इसी फॉर्मूला को हम Q का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो तुम्हारा Q जो दिख रहा है इस Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू T। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इजकल टू VI इंटू T। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला हो गया जो तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला हो गया। ये H इजकल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू टाइम। तो ये तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट का पहला फॉर्मूला हो गया, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू टाइम, VIT। ठीक है, VIT ये हो गया तुम्हारा H इजकल टू VIT। अब तुम्हारा नेक्स्ट देखते हैं तो तुम्हारा यहाँ पे H इजकल टू जो है I²T ये आया कहाँ से, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से क्या होता है, V इजकल टू IR होता है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इजकल टू IR। अब अगर यदि हम तुम्हारा जो है VIT, ये तुम्हारा जो VIT है इसके जगह पे अगर यदि हम V के जगह में IR लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा पहले तो W इजकल टू क्या है, VIT। ठीक है, और तुम्हारा W इजकल टू क्या हो जाएगा, V के जगह में हम क्या लिखेंगे, I इंटू R और ये तुम्हारा I इंटू T। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, I और I ये तुम्हारा दो बार है तो क्या हो जाएगा I²। तो यही W इजकल टू क्या हो जाएगा, I²RT। यही तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट या तो जूल इफेक्ट का मेन फॉर्मूला जो होता है, ये तुम्हारा W इजकल टू I²RT होता है, जो तुम्हारा यहाँ पे है H इजकल टू I²RT। ठीक है, अब तुम्हारा इसी को अगर यदि हम लोग और एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तुम्हारा क्या होता है, V² बाय R इंटू T। ये भी तुम्हारा क्या है,
जूल्स इफेक्ट का फॉर्मूला है। तो ये आया कहाँ से, तो अगर यदि हम देखते हैं तो तुम्हारा, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर यदि हम I के जगह में, तो ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V इजकल टू क्या होता है, V इजकल टू IR होता है, ठीक है। तो अब अगर यदि हम तुम्हारा I के जगह में, तो I इजकल टू क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा, ये हो जाएगा I इजकल टू V बाय R। अब तुम्हारा यही V बाय R जो है तुम्हारा, अगर यदि हम W इजकल टू V इंटू आई इंटू टी में अगर यदि पुट करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, वी डब्ल्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, या एच इजकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ये तुम्हारा देखते हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इजकल टू क्या है, वी आई टी, ये तुम्हारा वी आई टी हो गया। अब तुम्हारा इसको अगर यदि आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और तुम्हारा आई के जगह में क्या लिखेंगे, वी बाय आर, और ये तुम्हारा t हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, भी स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, भी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, भी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो तुम्हारा जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट को तुम्हारा, ये तुम्हारा 3 फार्मूला बताता है। 3 फार्मूला में तुम्हारा पहला फार्मूला क्या हो गया, H इजकल टू वी आई टी, ठीक है, H इजकल टू वी आई टी, H इजकल टू वी आई टी, W इजकल टू या H इजकल टू वी आई टी। तुम्हारा दूसरा फार्मूला जो फेमस फार्मूला है, जो सबको जानते हैं, H इजकल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। और तुम्हारा क्या होता है, नेक्स्ट जो फार्मूला होता है वो तुम्हारा क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो तुम्हारा क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ये भी तुम्हारा, ये 3 जो फॉर्मूला है ये तुम्हारा क्या बताता है, ये तुम्हारा जूल्स लॉ को बताता है, ठीक है। अब आगे अगर यदि हम देखते हैं, तो अगर यदि हम H को, ये तुम्हारा जूल्स में है, ठीक है। अगर यदि हम जानते हैं कि एनर्जी का बहुत सारा यूनिट होता है और एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म भी होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा जूल जो होता है बहुत सारा पैरामीटर का यूनिट होता है। जैसे हम देखते हैं तो तुम्हारा जूल्स जो होता है, तो तुम्हारा ये जो जूल्स होता है, जैसे एनर्जी के टर्म में, एनर्जी के टर्म में बहुत सारा पैरामीटर होता है, ठीक है, और सब का यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या हो गया, तो सबसे पहले तुम्हारा वर्क डन, ये तुम्हारा जो वर्क डन है इसका भी यूनिट क्या होता है, ये भी पैरामीटर जो है। तो वर्क डन और एनर्जी किसको बोलते हैं, तो तुम्हारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यानी कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो तुम्हारा एनर्जी जो है, तो वो तुम्हारा एनर्जी, वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। और तुम्हारा कोई भी टाइप का जो एनर्जी होता है उसका भी यूनिट क्या होता है, जूल्स ही होता है, जो एग्जाम में पूछता है और बच्चे धोखा खा जाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रहेगा तो इसका तुम्हारा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स होगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं करना। अब तुम्हारा जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, तो तुम्हारा जिसको काइनेटिक एनर्जी को तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा गतिज ऊर्जा, और तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इसका भी यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। जैसे तुम्हारा और भी बहुत सारा इंटरनल एनर्जी हो गया, ठीक है, और तुम्हारा क्या हो गया, जैसे तुम्हारा हीट हो गया, इसका भी तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हीट भी तुम्हारा क्या है, एक एनर्जी है। तो ये तुम्हारा हीट का भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा। अब तुम्हारा जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहे, चाहे तुम्हारा केमिकल एनर्जी रहे, कोई भी टाइप का एनर्जी रहे, चाहे तुम्हारा मैग्नेटिक एनर्जी रहे, ठीक है, तो तुम्हारा कोई भी एनर्जी रहे तो तुम्हारा उसका यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा, ठीक है। तो जूल जो होता है बहुत सारा पैरामीटर का यूनिट होता है जो एग्जाम में पूछता है और बच्चे धोखा खा जाते हैं, ठीक है। तो ये तुमको देखना है। अब आगे अगर यदि देखते हैं तो तुम्हारा जो है, तुम्हारा हीट जो है वो तुम्हारा जूल के फॉर्म में है। अब हम इसको कैलोरी के फॉर्म में अगर यदि चेंज करेंगे तो तुम्हारा वो उसको चेंज कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए एक टर्म आता है तुम्हारा, क्या होता है, J इजकल टू मैकेनिकल इक्विवेलेंट,
ठीक है, क्या होता है, जे इजकल टू मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और तुम्हारा यही मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का यूनिट क्या होता है तुम्हारा, इसका वैल्यू होता है तुम्हारा 4.2 और इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कैलोरी। तो जो तुम्हारा जूल और कैलोरी में जो रिलेशन है उसको कौन बताता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यही बताता है जूल और कैलोरी के बीच में रिलेशन। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब H इजकल टू W/J लिखते हैं, ठीक है, तो H इजकल टू W/J, तो ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये तुम्हारा कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि तुम्हारा 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर होता है 0.25 कैलोरी। और तुम्हारा क्या होता है, 1 कैलोरी इजकल टू क्या होता है, 4.2 जूल होता है। ये हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो अब आगे अगर यदि हम देखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। अब अगर यदि हम लोग आगे बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, ये तुम्हारा एक रेट होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। जो तुम्हारा दर होता है या तो तुम्हारा रेट होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये तुम्हारा क्या होता है, अभी हम लोग पावर जो पढ़ रहे हैं, पावर भी बहुत टाइप का होता है, जैसे मैकेनिकल पावर होता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हाइड्रोलिक पावर होता है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा, तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, जो हम लोग वर्क डन करते हैं उसी के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। तो पावर का कल्पना हम लोग जब वर्क डन करेंगे तभी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा अब अगर यदि हम देखते हैं तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग जो पावर किसको बोलेंगे, जब हम लोग ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट करेंगे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो उसी को जो रेट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट करते हैं हम लोग अदर एनर्जी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और ऐसे अगर यदि सिंपल डिफिनेशन बोलेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को क्या बोलेंगे, तुम्हारा पावर बोलेंगे, ठीक है। या द रेट ऑफ डूइंग वर्क सिंपली, तो उसको क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो क्या बोले अभी, तो तुम्हारा पावर का डिफिनेशन क्या हो गया, तो तुम्हारा जो रेट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरा एनर्जी में डिसिपेट करते हैं, तो तुम्हारा उसका जो रेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। या तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। या तो सिंपल द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। अब अगर यदि हम देखते हैं तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। तो वर्क डन का रेट है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम को क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं, तुम्हारा पावर इजकल टू क्या हो जाएगा, P इजकल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा W/T हो जाएगा। P इजकल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा W/T हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यदि पावर का डिफिनेशन और भी टर्म में लिख सकते हैं, तो तुम्हारा हम देखते हैं कि तुम्हारा देखो पावर इजकल टू पहले क्या हो गया, P इजकल टू W/T, ठीक है ना। अब अगर यदि हम देखते हैं तो अब हम यहाँ पे जैसे जूल्स हीटिंग इफेक्ट का पहला फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, W इजकल टू VIT, ठीक है। तो यहाँ से अगर यदि हम पावर निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, W इजकल टू VIT, तो ये तुम्हारा VIT हो गया। और अगर यदि हम T को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, W/T, तो W/T इजकल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर, VI। तो ये तुम्हारा क्या है, पावर है। तो P इजकल टू W/T, तो ये तुम्हारा कहाँ से है, पहला जो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है W इजकल टू VIT, उससे क्या आ गया, पावर का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा P इजकल टू W/T, और उसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो पहला पावर का यूनिट क्या हो गया तुम्हारा, वोल्ट इंटू
एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर तुम्हारा किसका यूनिट हो गया? वोल्ट एम्पियर हो गया तुम्हारा पावर का यूनिट। ठीक है, अब अगर यदि हम आगे देखते हैं तो तुम्हारा दूसरा हीटिंग इफेक्ट फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है? ये तुम्हारा H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। H इजकल टू तुम्हारा क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो गया? पावर का वोल्ट इंटू एम्पियर। सिंपल सा फॉर्मूला पावर का क्या हो गया? वोल्ट इंटू एम्पियर। पावर का क्या हो गया फॉर्मूला? वोल्ट इंटू एम्पियर। अब दूसरा फॉर्मूला अगर यदि हम देखेंगे तो तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ से अगर यदि हम देखेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा? पहले फॉर्मूला लिखते हैं, H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा? H बाई टी इजकल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है ना। अब ये तुम्हारा जो आई स्क्वायर इंटू आर हो गया, तो H बाई टी तुम्हारा क्या हो गया? पावर हो गया। तो ये जो आई स्क्वायर इंटू आर है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पावर का दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो ये दूसरा फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट के दूसरे फॉर्मूला से है, वो तुम्हारा क्या है? P इजकल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तुम्हारा अगर यदि आगे देखते हैं तो तुम्हारा पावर का तीसरा फॉर्मूला, तो तीसरा फॉर्मूला क्या है? हीटिंग इफेक्ट का तीसरा फॉर्मूला से आएगा। तो तुम्हारा ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी जो है H इजकल टू, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? पावर का फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर यदि हम देखते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो H इजकल टू क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब यही टी को इधर ले आएंगे तो H बाई टी तुम्हारा क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर। और यही तुम्हारा H बाई टी तुम्हारा क्या होता है? पावर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा जो फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? P इजकल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा जो फॉर्मूला है ये तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो देखो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ठीक है, ये हमेशा एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में देखा जाए तो क्लास 10 का, पॉलिटेक्निक का, ICSE बोर्ड का और तुम्हारा CBSE का या तो जैक बोर्ड हो, ये जो तुम्हारा 3 फॉर्मूला है जिसको त्रिनेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा जो हीटिंग इफेक्ट का 3 फॉर्मूला हो गया और ये तुम्हारा पावर का जो 3 फॉर्मूला हो गया, इससे ऑलवेज न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना। तो तुम्हारा और ऑब्जेक्टिव का MCQ क्वेश्चन हो गया, तुम्हारा इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं तुम्हारा जो पहला जो फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट का, पहला तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? या तो एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो H इजकल टू क्या हो गया? पहला VIT। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया जो बहुत फेमस फॉर्मूला है? H इजकल टू तुम्हारा क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। तुम्हारा H इजकल टू क्या हो गया? आई स्क्वायर इंटू आर टी। और तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला जो है एनर्जी का तुम्हारा क्या हो गया? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब यही फॉर्मूला को अगर यदि हम पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं W बाई टी होता है। तो क्या हो जाएगा? पावर का पहला फॉर्मूला हो जाएगा VI, तो वोल्ट इंटू एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर, इसीलिए पावर का यूनिट भी होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। और अगर यदि हम देखेंगे तो तुम्हारा पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा पावर का? तो पावर का तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये तुम्हारा पावर का तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब अगर यदि हम आगे देखते हैं तो पावर का यूनिट देखते हैं। तो पावर को सबसे पहले डिनोट किससे किया जाता है? तो डिनोट P से किया जाता है। ठीक है, तो पावर को P से डिनोट किया जाता है और तुम्हारा इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है वाट। इसका यूनिट क्या होता है? वाट होता है। इसका यूनिट क्या होता है? वाट होता है। और पावर को किससे? P से डिनोट किया जाता है। इसका बड़ा यूनिट जो होता है वो तुम्हारा होता है किलोवाट। तो ये तुम्हारा वाट और किलोवाट में क्या रिलेशन होता है? तो 1 किलोवाट इजकल टू कितना हो जाएगा? 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000
वाट। ठीक है, अब तुम्हारा जैसे होता है हॉर्स पावर जो है तुम्हारा, जो कोई भी इंजन का हम लोग हमेशा सुनते हैं तो हमेशा एचपी में वैल्यू बोलता है, तो ये जो हॉर्स पावर तुम्हारा क्या बताता है, ये भी तुम्हारा पावर को ही बताता है। ठीक है, तो इसका पावर का जो होता है, एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है 735 वाट। और जनरली अगर यदि हम लोग देखते हैं तो 10 क्लास का बुक में कितना लिखा रहता है 746 वाट। ठीक है, तो ये तुम्हारा 700, जैसे अगर यदि थ्योरेटिकल वैल्यू अगर यदि हम देखेंगे तो 735 वाट होता है, और अगर यदि हम देखेंगे तो 10 क्लास का बुक में तुम्हारा क्या लिखा रहता है 746 वाट, तो वो भी सही है। ठीक है, तो अब तुम्हारा अगर यदि हम देखते हैं तो पावर का यूनिट तुम्हारा क्या हो गया, पावर का यूनिट हो गया वाट हो गया। उसके बाद तुम्हारा दूसरा यूनिट क्या हो गया, किलोवाट हो गया। तीसरा यूनिट तुम्हारा क्या हो गया, तो पावर का अगर यदि हम यूनिट देखते हैं तो पावर का यूनिट पहला क्या हो गया, पहला यूनिट हो गया तुम्हारा वाट। ठीक है, तो पहला यूनिट क्या हो गया वाट। उसके बाद उससे बड़ा यूनिट तुम्हारा क्या हो जाएगा किलो वाट। ठीक है, वाट को W से लिखते हैं। और तुम्हारा तीसरा जो यूनिट हो गया तुम्हारा क्या हो गया हॉर्स पावर। तो ये हॉर्स पावर के बारे में मैंने बताया, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है 735 वाट या 746 वाट। अब अगर यदि देखेंगे तो पावर का यूनिट यहाँ से P इक्वल टू क्या होता है W/T। तो हम जानते हैं कि ये तुम्हारा क्या होता है W इक्वल टू क्या होता है जूल होता है उसका यूनिट। तो जूल पर सेकंड भी तुम्हारा क्या हो जाएगा पावर का यूनिट हो जाएगा। तो जूल पर सेकंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पावर का यूनिट हो जाएगा, जूल पर सेकंड। ठीक है, अब तुम्हारा अगर यदि देखते हैं तो पावर का और एक यूनिट क्या हो जाएगा, तो पावर का एक यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट इनटू एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर जो तुम्हारा होता है किसका यूनिट होता है, तुम्हारा पावर का ही यूनिट होता है वोल्ट इनटू एम्पियर। ठीक है ना, तो तुम्हारा पावर का यूनिट हो जाएगा वाट, किलोवाट, जूल पर सेकंड, वोल्ट इनटू एम्पियर। ये सारा जो यूनिट हो गया तुम्हारा पावर का यूनिट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तुम्हारा एनर्जी का यूनिट जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है ना, तो अब हम सबसे पहले एक एक करके तुम्हारा एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत भी आए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तो तुम्हारा सबसे पहला जो होता है यूनिट जो होता है 1 किलोवाट घंटा। ये तुम्हारा किलोवाट घंटा ये तुम्हारा किसका यूनिट है, तो ये तुम्हारा जो यूनिट है ये तुम्हारा ये तुम्हारा एनर्जी का यूनिट है। तो तुम्हारा सबसे पहले किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा ये तुम्हारा किलोवाट घंटा किसका यूनिट हो गया, तो ये यूनिट होता है तुम्हारा एनर्जी का। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक यूनिट के बराबर होता है। और हम लोग जो मीटर में यूज करते हैं वो तुम्हारा क्या होता है यही 1 किलोवाट घंटा होता है। और वो किस करंट को नापता है, तो वो आरएमएस करंट को नापता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि वो आरएमएस करंट को नापता है। और वो हम लोग जो करंट आता है वो तुम्हारा क्या होता है 50 हर्ट्ज, और उसका वोल्ट कितना होता है 220 वोल्ट, और वो आरएमएस करंट को मापता है। और हम लोग जो मीटर लगा रहा था वो यूनिट को क्या बताता है 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये तुम्हारा एग्जाम का मोस्ट पीबीआई टॉपिक है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर तुम्हारा क्या है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है ना, और वो तुम्हारा क्या होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। अब अगर यदि हम आगे देखते हैं तो किलोवाट घंटा को हम लोग कैसे जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो तुम्हारा 1 किलोवाट और ये तुम्हारा घंटा हो गया। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा जो होता है तो किलोवाट, तो हम किलोवाट बराबर जानते हैं कितना 1000 वाट, तो ये तुम्हारा वाट हो गया। और तुम्हारा जो है आवर जो है उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। तो ये तुम्हारा आवर को हम लोग चेंज कर दिए किस में तुम्हारा सेकंड में, और ये तुम्हारा जो किलोवाट है उसको चेंज कर दिए हम लोग किस में, तो किलोवाट को हम लोग चेंज कर दिए वाट में, और तुम्हारा आवर को चेंज कर दिए सेकंड में। तो ये तुम्हारा हो गया, तो ये तुम्हारा जो हो गया 1000 और ये तुम्हारा 36,
तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 36 गुना 10⁵। अगर यदि इसी को अच्छा से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ और ये तुम्हारा यूनिट क्या हो जाएगा वाट सेकंड, और इसी को क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। तो याद रखना जो वाट सेकंड होता है उसी को तुम्हारा क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। तो एनर्जी का और एक यूनिट क्या हो गया तुम्हारा, सबसे पहले किलोवाट घंटा हुआ। 1 किलोवाट घंटा बराबर तुम्हारा क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और उसी को क्या बोलते हैं एक यूनिट बोलते हैं। और तुम्हारा दूसरा यूनिट क्या हो गया तुम्हारा एनर्जी का, तुम्हारा क्या हो गया वाट सेकंड हो गया। ठीक है, तो एनर्जी का क्या यूनिट हो गया वाट सेकंड। अब तुम्हारा अगर यदि आगे देखते हैं तो तुम्हारा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो अगर यदि हम कैलोरी में बताएंगे तो कैलोरी में कितना होता है 860 किलो कैलोरी। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर यदि हम कैलोरी में बताएंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 860 किलो कैलोरी। ठीक है ना, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा 860 किलो कैलोरी। अब तुम्हारा और एक जो यूनिट होता है इसका जो एनर्जी का वो होता है क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट क्या हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आया कहाँ से ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला जो आया है तुम्हारा, तो देखिए यहाँ हम जानते हैं तुम्हारा क्या होता है V बराबर W/Q होता है। ठीक है, तो अब V बराबर W/Q जो होता है, तो यहाँ पे अगर यदि हम देखेंगे तो तुम्हारा क्या होता है, तो अगर यदि इसको W इजकल टू क्या लिख सकते हैं V इंटू Q लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा W इजकल टू क्या हो जाएगा V इंटू Q हो जाएगा। अब तुम्हारा अगर यदि देखेंगे तो ये तुम्हारा Q जो है ये इसको हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं Q इजकल टू क्या होता है N ही होता है। तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या होता है Q इजकल टू क्या होता है N ही होता है। ठीक है ना, तो क्वांटाइजेशन, तो इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये तुम्हारा वोल्ट का वोल्ट हो गया, तो इसका यूनिट क्या हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो कूलम इंटू तुम्हारा वोल्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जूल में। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये तुम्हारा किसका यूनिट होता है, तुम्हारा ऊर्जा का यूनिट होता है, यानी कि एनर्जी का यूनिट होता है। जैसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी ये सब को तुम्हारा किस में दिखाते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो ये सब को हम लोग किस में दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं। और एक तुम्हारा जो यूनिट होता है जूल बराबर क्या होता है वोल्ट एम्पियर इंटू सेकेंड। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तुम्हारा क्या होता है वोल्ट एम्पियर इंटू सेकेंड। तो हम जानते हैं कि W इजकल टू तुम्हारा क्या होता है VIT होता है। क्या होता है W इजकल टू क्या होता है VIT। तो यहाँ W इजकल टू क्या लिखेंगे VI और T। तो ये जो VIT है तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे V को लिखेंगे वोल्ट, ये तुम्हारा वोल्ट हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा I से हो जाएगा तुम्हारा एम्पियर, और ये तुम्हारा T से हो जाएगा तुम्हारा सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा W इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा वोल्ट एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा यूनिट हो जाएगा क्या वोल्ट एम्पियर सेकंड। अब आगे देखते हैं तुम्हारा पावर का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग पावर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब या हीटर को जोड़ेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब और हीटर को जोड़ेंगे तो उसमें पावर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर अगर यदि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो तुम्हारा जो पावर का फॉर्मूला होता है जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है,
जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो निकालते थे तो तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होगा तो 1/P टोटल इजकल टू क्या हो जाएगा, पावर इजकल टू हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2 डॉट डॉट डॉट, और वो तुम्हारा कहाँ तक जाएगा, तुम्हारा n तक जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पावर का तुम्हारा अगर यदि हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो वो तुम्हारा पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर यदि हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P टोटल इजकल टू P1 प्लस P2 डॉट डॉट डॉट, वो कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है ना, जितना बल्ब यूज करेंगे हीटर या तो तुम्हारा जितना बल्ब या हीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर का फॉर्मूला के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट रेजिस्टेंस फॉर्मूला का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा अगर यदि आगे देखते हैं तो तुम्हारा अगर यदि आइडेंटिकल बल्ब रहा तो आइडेंटिकल बल्ब रहा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो P टोटल इजकल टू हो जाएगा P/N, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा पावर निकालने का अगर यदि आइडेंटिकल बल्ब रहा। और अगर यदि आपका यहाँ पे अगर यदि तुम्हारा आइडेंटिकल बल्ब रहा तो ये तुम्हारा P टोटल अगर यदि निकालना है, अगर यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, N इंटू P, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा P टोटल इजकल टू N इंटू P। अब आगे देखते हैं, अगर यदि हमको तुम्हारा पता करना है कि तुम्हारा जैसे पावर जो कंज्यूम होता है तो वो क्या बताता है, पावर जितना ज़्यादा कंज्यूम होगा वो उतना ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। ठीक है, तो पावर जितना ज़्यादा कंज्यूम होगा वो उतना ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। और तुम्हारा दो टाइप का पावर होता है, एक तुम्हारा कंज्यूम पावर होता है, एक रेटेड पावर होता है। तो हम लोग जब बल्ब यूज करते हैं तो बल्ब में देखना तुम्हारा लिखा होता है क्या, तुम्हारा 220 वोल्ट और 50 वाट। तो ये जो 50 वाट जो लिखा हुआ है या 100 वाट लिखा हुआ है या 10 वाट लिखा हुआ रहता है, ये सब क्या है, ये सब रेटिंग पावर है, ये सब तुम्हारा क्या है, रेटिंग पावर है। और तुम्हारा जो है उसमें 220 वोल्ट जो लिखा हुआ है वो तुम्हारा रेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवांतर है। तो ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा रेटिंग है, और जो कंज्यूम होता है वो पावर अलग होता है। वो कंज्यूम पावर क्या बताता है, जितना ज़्यादा कंज्यूम होगा वो उतना ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, वो उतना ज़्यादा चमकेगा। ठीक है ना, तो अब हम अगर यदि देखेंगे तो तुम्हारा दो टाइप का बल्ब लेते हैं। एक तुम्हारा जो हो गया, पहले सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो एक 25 वाट का बल्ब लेते हैं और उसमें तुम्हारा वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, और इसमें भी तुम्हारा वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। ये मतलब कि वोल्टेज जो है तुम्हारा सेम है। ठीक है ना, वोल्टेज जो है आपका क्या है, सेम है, ये जो वोल्टेज है ये सेम है, लेकिन इसमें आपका जो है वाट जो है तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 25 वाट और ये 100 वाट है। ठीक है, तो इसका जो तुम्हारा रेटिंग पावर है वो रेटिंग पावर क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा 25 वाट हो जाएगा, एक 100 वाट हो जाएगा। तो रेटिंग पावर दोनों बल्ब का अलग अलग है और उसका वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है। तो वोल्टेज सेम है लेकिन उसका रेटिंग पावर अलग अलग है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं और यही तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में लेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, जो लेस वेटेज होगा, मतलब कि जो तुम्हारा लेस रेटिंग पावर जो होगा वो तुम्हारा ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। अगर यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में लेंगे तो जितना लेस वेटेज होगा, मतलब उसका वाट जितना कम होगा, जितना पावर का रेटिंग सब कम होगा, उतना ज़्यादा वो क्या देगा, ब्राइटनेस देगा। लेकिन अगर यदि जस्ट उसका अगर यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले लेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, जो 100 वाट है तुम्हारा, वो जो 100 वाट का बल्ब है वो तुम्हारा ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, मोर ब्राइटनेस देगा। जितना ज़्यादा उसका मोर वेटेज रहेगा, जितना ज़्यादा रेटिंग रहेगा उतना ज़्यादा वो तुम्हारा पावर कंज्यूम होगा और वो उतना ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। और तुम्हारा अगर यदि सीरीज, ये तुम्हारा किसके लिए बात हो गया, ये तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बात हो गया। और अगर यदि सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करेंगे तो तुम्हारा सबसे
कम वेटेज वाला जो होगा, मतलब लेस वेटेज वाला जो होगा, वही सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर यदि हम 25 वाट का बल्ब लेते हैं और एक 100 वाट का बल्ब लेते हैं जिसका वोल्टेज क्या है, सेम है, 220 वोल्ट है, तो सबसे पहले कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? तो सबसे पहले हम अगर यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो सबसे पहले कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? तो उसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम किस में हो रहा है? जो कम रेटिंग का है, जो कम रेटिंग का है वो पावर कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा ब्राइटनेस दे रहा है। तो जो जितना ज़्यादा ब्राइटनेस देगा वो उतना ज़्यादा फ्यूज होने का चांस रहता है। इसीलिए अगर यदि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में लेंगे, जो कम वेटेज वाला बल्ब रहेगा, जैसे 25 वाट वाला बल्ब है, वो जल्दी फ्यूज हो सकता है। और अगर यदि हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होगा क्या, जो हम लोग 100 वाट का बल्ब लिए हैं वो ज़्यादा जल्दी फ्यूज होने का चांस है, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर कंज्यूम या ब्राइटनेस इक्वल टू क्या होता है? रेटिंग पावर। तो जितना ज़्यादा रेटिंग पावर होगा उतना ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, और जो जितना ज़्यादा ब्राइटनेस देगा उस बल्ब का उतना ज़्यादा फ्यूज होने का चांस रहता है। तो एग्जाम में इसमें दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले फ्यूज कौन सा बल्ब होगा जब सीरीज में लेंगे तो, और पैरेलल में लेंगे तो, या तो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस कब होगा जब हम लोग सीरीज में बल्ब लेंगे और पैरेलल में लेंगे। अब अगर यदि हम देखते हैं तो ये कैसे हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि जो पावर कंज्यूम जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? रेटिंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है? रेटिंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करेंगे तो। और अगर यदि पावर कंज्यूम का बात करेंगे तो, अगर यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करेंगे तो ये तुम्हारा पी रेटिंग जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा रेटिंग होगा उतना ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा, ठीक है ना। अब अगर यदि हम लोग रेजिस्टेंस के साथ बात करेंगे, रेजिस्टेंस के साथ बात करेंगे किसका? तो कंज्यूम पावर का, रेटिंग पावर के साथ नहीं, किसके साथ? कंज्यूम पावर के साथ। तो जब हम लोग तुम्हारा कंज्यूम पावर, अब हम लोग जब सीरीज में जोड़ेंगे तो अब हम देखते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर इजकल टू पावर होता है। तो ये कंज्यूम पावर है। अब हम देखते हैं कि ये जो कंज्यूम पावर है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर को अगर यदि हम कांस्टेंट मान लें तो क्या हो जाएगा? पीसी बट्टा आर इजकल टू कांस्टेंट। तो हम बताए थे जब कभी भी दो चीज बट्टा में होता है तो वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब कोई भी बट्टा में होता है तो वो तुम्हारा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो अनुत्क्रमानुपाती हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये जो कंज्यूम पावर है उसके साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा? तो ये जो कंज्यूम पावर है उसके साथ रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। लेकिन तुम्हारा रेटिंग पावर के साथ जो रेजिस्टेंस का रिलेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करेंगे। ये तुम्हारा न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये हमेशा यूज होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको जानना जरूरी है कि रेजिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है। अब अगर यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं वी स्क्वायर बाय आर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है। वी स्क्वायर बाय आर पावर का फॉर्मूला होता है। तो अब हम पावर कंज्यूम का बात करेंगे तो पावर कंज्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड होता है। अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ अगर यदि हम देख रहे हैं तो वी स्क्वायर बाय आर, अब अगर यदि वी स्क्वायर को क्या करेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। वी स्क्वायर को कांस्टेंट मान लेंगे तो उधर क्या हो जाएगा? पावर कंज्यूम पावर और ये तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है ये दोनों क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में है। ये P और R जब प्रोडक्ट में रहता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए जो कंज्यूम पावर है उसके तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना कि हाँ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है कंज्यूम पावर के साथ, तो कंज्यूम पावर के साथ जब तुम्हारा सीरीज में रहेगा तो कंज्यूम पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहेगा रेजिस्टेंस का, और तुम्हारा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो
कंज्यूम पावर के साथ या तो रेटिंग पावर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहेगा रेजिस्टेंस का। और ये तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर यदि आपको हीटिंग इफेक्ट पे न्यूमेरिकल सॉल्व चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बहुत अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा हीटिंग इफेक्ट पे। और मैं अभी तक जितना फॉर्मूला बता चुका हूँ, जैसे तुम्हारा सबसे पहले जूल्स इफेक्ट पे मैंने फॉर्मूला बताया, जो त्रिनेत्र है तुम्हारा फॉर्मूला, वो ब्रह्मा विष्णु महेश बोल सकते हैं। वो 3 फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछता है। और उससे रिलेटेड फार्मूला, और उसी जब हीटिंग इफेक्ट जो हो गया तो वही 3 फार्मूला से मैंने क्या किया, पावर का फार्मूला प्रूव किया। तो वो भी 3 फार्मूला एग्जाम में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पॉलिटेक्निक एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। और यहाँ पे जो मैंने बताया, जो तुम्हारा रेजिस्टेंस का रिलेशन पावर कंज्यूम के साथ, और तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर का क्या रिलेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर का क्या रिलेशन होता है, इसका भी एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। तो अगर यदि आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं और एक वीडियो, अच्छा वीडियो में तैयार करूँगा, और उसमें केवल मैं हीटिंग इफेक्ट पे न्यूमेरिकल लूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी तरह के लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन एवरग्रीन।